हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इसमें हम लोग टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने विवाह और लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, और आज के लेक्चर की बात करें तो इसमें हम लोग धर्म, उसके बाद में भाषा, और साथ साथ में जितने भी हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोगों ने भाषा और लिंग और विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था, और आज के लेक्चर की बात करें तो इसमें हम लोग धर्म और भाषा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको अच्छे से देखिएगा, और अपने कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाए उनको नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे मुख्य सेवका के बूस्टर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 49 रुपये पे करना पड़ेंगे, यानी कि एक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। अगर बात करें इसकी खासियत की तो इसमें आपको जो भी क्लास का PDF होता है वो आपको मिल जाता है, प्लस आपको क्विज मिल जाता है, 2 क्विज मिलेंगे आपको। उसके बाद में आपको क्या मिलता है, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है बच्चे। उसके बाद में आपको जो भी हमारे बुक हैं, इंपॉर्टेंट बुक हैं, उनके क्या मिलते हैं, ई बुक मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं आपको, ई बुक मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास एक बुक हो सकता है, हम क्या करेंगे, जो भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकाशन की बुक आई हुई है मार्केट में, उनसे जो भी अपना PDF बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या क्या है, एक प्रैक्टिस सेट आपका हो जाता है। 50 प्रश्नों का हमारा प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें हम लोग क्या देते हैं, प्रत्येक मंडे को हम इसको देने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं लेट भी हो गया तो 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वीक यानी कि प्रत्येक सप्ताह में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलना ही मिलना है। और आपको डेली 2 क्विज मिलेगा, यानी कि शाम के टाइम आपको डेली 2 क्विज मिल जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी हम लेक्चर लेते हैं उसका क्विज होता है, और क्विज आप करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रैक्टिस बरकरार रहेगा, और अपने एग्जाम में आप लोग बेहतर कर पाएंगे। तो अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, और साथ साथ में हमारा 63077812 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, और अपना पेमेंट करके आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम है, आप 49 रुपये आपको देना होगा, आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। 49 रुपये आप पे कर सकते हैं, और आपको 3 मंथ यानी 3 मंथ आपको मौका मिलेगा इस बैच में रहने के लिए। तो 3 मंथ के अंदर उम्मीद है आपकी एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देरी नहीं करेंगे, आ जाते हैं अपने यहाँ पे प्रश्नों पर, ठीक है। नंबर यहाँ पे लिखा है, आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 630778, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर चलते हैं। चलिए देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से है कि जातवाद की बुराई को दूर करने का प्रभावी समाधान हो सकता है, यानी कि जो भी आपकी जातवाद की बुराइयां हैं, इनको अगर आपको दूर करना है तो इनमें से कौन सी समाधान हो सकती है आपको बताना है, ठीक है। परिवार नियोजन हो सकता है क्या, स्थानीय सरकार, नगरीकरण में वृद्धि, अंतरजातीय विवाह। तो देखिए, जातवाद की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दिया है परिवार नियोजन, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। अगर हम बात करेंगे परिवार नियोजन की, तो परिवार नियोजन आपका कहाँ पे सही जाएगा, आपका जनसंख्या जो आपका विस्फोट है, ठीक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है, ठीक है, इसमें काम आएगा बच्चे, ठीक है। लेकिन जातवाद की अगर बात करें तो जातवाद में जो मेन यहाँ पे ऑप्शन सही जाएगा वो आपका क्या जाएगा, अंतरजातीय विवाह। यानी कि अगर आप अंतरजातीय विवाह कर लेंगे तो इस समय आपकी जो जातवाद की बुराइयां हैं आपकी मिट सकती हैं। मान लीजिए आपका हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में एक ब्राह्मण है, ठीक है, और यहाँ पे ब्राह्मण जो लड़का या लड़की कोई भी है, ये किसी अन्य, ठीक है, अन्य आपकी जात से शादी करता है, ठीक है, वो चाहे आपका SC हो, चाहे आपका ST हो, या फिर आपका कोई OBC हो, ठीक है। अगर इनसे शादी करता है तो इन केस में क्या होगा, आपका जो जातवाद की बुराइयां हैं, ठीक है, इन पे अंतरजात की विवाह हो जाएगी, और इसमें जातवाद की जो भी बुराइयां आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी समाप्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आपकी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो इन पॉइंट को यहाँ पे नोट रखिएगा कि जातवाद की बुराइयों को हटाने के लिए जो सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है वो आपका अंतरजातीय विवाह हो सकता है, ठीक है। नगरीकरण में वृद्धि करने से नहीं हो सकता है, ठीक है, और स्थानीय सरकार भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है, जब तक कि जो भी गांव के लोग या फिर जो भी खुद के इंसान हैं वो अपने में जानकारी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जानकारी कहाँ से रखेंगे, जब जातवाद में शादियां करेंगे, इन केस में उनको सब कुछ ज्ञान हो ही जाएगा उन चीज़ों का, तो वहाँ पे जातवाद की बुराइयां समाप्त हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या जाएगा, वो आपका अंतरजातीय विवाह हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, परिवार अगर आ जाता है कि परिवार
ठीक है। जनसंख्या की विस्फोट को कम करने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी समाधान है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें परिवार नियोजन हो जाएगा। और भी अगर ऑप्शन है जिससे रिलेटेड हो सकते हैं आपकी जनसंख्या विस्फोट से, तो इनमें से सब सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर का ऑप्शन 2 ऊपर लिखा हुआ है, 2 नीचे लिखा हुआ है, तो इसको एक बार हम अच्छे से समझेंगे। पहला जो प्रश्न हमारा दूसरा नंबर का, ठीक है, ये कह रहा है कि मूल परिवार की अवधारणा किसने दी, यानी कि जो मूल परिवार है इसका अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जिमरमैन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो मेढक लिख गया है बच्चे, मेढक नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, मर्डाक होगा। ठीक है, क्या होगा, मर्डाक होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जो सही ऑप्शन भी जाएगा आपका मर्डाक ही सही जाएगा। ठीक है, यानी कि मूल परिवार की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये आपके मर्डाक के द्वारा सही गया। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, तो इन चीजों को आप लोग, ठीक है, इग्नोर करिएगा। ठीक है, टाइप करते समय गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो जो आपका परिवार, मूल परिवार की जो अवधारणा है आपके मर्डाक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का है, और थर्ड नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। यानी जो भी आपका परिवार है उस परिवार में जो पितृवंशीय यानी कि आपका पिता का, ठीक है, पिता का वंश ले लीजिए, और जो आपका जो माता का वंश है, ठीक है, दोनों का अगर वंश ले लिए तो इस प्रकार के वर्गीकरण को आप क्या कहते हैं, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस जो दिए हैं, वंश दिया है, प्राधिकरण दिया है, निवास दिया हुआ है, आपका उत्तराधिकारी दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, वंश जाएगा। यानी कि जो भी परिवार आपका पितृवंशीय और मातृवंशीय होता है उस प्रकार के परिवार को क्या कहते हैं, उसका जो वर्गीकरण होता है आपके वंश के आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है, और हमने बताया था कि जो आपका मूल परिवार की अवधारणा दिया गया था आपके किसने दिया था, मर्डाक ने दिया था। तो इनका जो प्रश्न है कि मर्डाक के अनुसार परिवार के प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है, यानी कि जो मर्डाक का कथन है उन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक समाज में, ठीक है, प्रत्येक ज्ञात समाज में क्या विद्यमान है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिए इनको हम एक बार पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, तो विद्यमान परिवार का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो विद्यमान मतलब कि जिन चीजों को आप लोग जान रहे हैं, जिन समाज को आप लोग, जिन परिवार को आप जान रहे हैं, ये चीज यहाँ पे पूछा गया है। तो उसमें क्या विद्यमान है, या पुरुष और स्त्री के बीच एक प्राकृतिक बंधन होता है, या फिर दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, या एक ऐतिहासिक प्रतीक समाज है, या फिर आपका मनुष्य में समूह बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, या फिर जो आपका जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि, ठीक है, ये क्या दिया है, ये सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामूहिक, ठीक है, सामाजिक समूह है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये आपका डी वाला ही जाएगा। ठीक है, यानी कि यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन वाला सामूहिक समूह होता है। यानी कि जो भी आपका परिवार बनता है वो आपका एक निवास यानी कि सामान्य निवास इनका होता है, एक आर्थिक सहयोग के द्वारा बनता है, और साथ में प्रजनन वाला एक सामाजिक समूह होता है। यानी कि माता पिता के बाद उनके बच्चे की भी शादी हुई, उसके बाद में शादी हुई, फिर उनके बच्चे होंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने परिवार के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कौन सा है, यहाँ पे हमारा 5 नंबर का बच्चे प्रश्न है, और 5 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि अंतरजातीय विवाह के कारण किस व्यक्ति को जात से बहिष्कृत करना। उदाहरण, यानी किस व्यक्ति को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को, देखिएगा, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जात से बहिष्कृत करना किसका उदाहरण हो सकता है। सकारात्मक नियंत्रण है क्या ये, ठीक है, प्रत्यक्ष नियंत्रण है क्या ये, या फिर आपका नकारात्मक नियंत्रण, या फिर आपका औपचारिक नियंत्रण। तो हमने क्या बताया था कि जातवाद, ठीक है क्या बताया था हमने, सॉरी, जातवाद। ठीक है, जातवाद को अगर आपको समाप्त करना है बच्चे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अंतरजातीय विवाह करना होगा। और जब आप अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं उसके कारण किसी भी व्यक्ति को बहिष्कृत किया जाता है, यानी कि उसको अपने घर से या फिर उस समाज से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इन केस में वो किसका उदाहरण हो सकता है, तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा, ये आपका नकारात्मक नियंत्रण है। कैसा नियंत्रण है बच्चे, ये आपका नकारात्मक, यानी कि ये जो नियंत्रण है आपका निगेटिव नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी समाज में ये चीजें व्याप्त हैं, इनको धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 6 नंबर का, और 6 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। यानी कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाने वाली परिवार को उन्होंने संयुक्त परिवार बता दिया है। तो आप बताइए इसमें से ये कथन किसका है, GS घुर्गिया द्वारा, KM कपाड़िया के द्वारा, MN श्रीनिवास के द्वारा, या फिर आपका इरावती कर्वे के द्वारा। तो इसका जो सही बच्चे आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे बी, यानी कि KM कपाड़िया के द्वारा कहा गया है कि गहराई को संयुक्त परिवार के लक्षण है। यानी कि जो आपका पीढ़ियां की गहराई है वो आपके क्या है, संयुक्त परिवार की लक्षण है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया, KM कपाड़िया के द्वारा। ठीक है,
चलिए आते बच्चे अगले प्रश्न पे। खांसी थोड़ा सा आ रही है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न क्या है? 7 नंबर का प्रश्न है कि वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चे तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि एक ऐसा परिवार जिसमें कौन है, एक आपका पति है, ठीक है, पति है प्लस क्या है, पत्नी है, और पत्नी और पति के दोनों मतलब कि मिला के उनके संबंध से क्या हो गया है, आपका एक बच्चा हो गया। ठीक है, लेकिन ये बच्चा क्या है, आपका अविवाहित है। क्या है बच्चे? अविवाहित। ठीक है, विवाहित है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि वो बच्चा क्या है, आपका अविवाहित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है, अविवाहित सही से हो जाएगा भाई, तो कहोगे कि सर क्या लिख रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा है वो आपका क्या हो जाता है, अविवाहित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आपका अविवाहित है। तो ये आपका परिवार जो है आपका एक किस प्रकार का परिवार होगा? परंपरागत संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, एकाकी परिवार, या फिर आपका एक सदस्यीय परिवार कहेगा। तो बच्चे इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, एकाकी परिवार कहेगा। क्या कहलाएगा? एकाकी परिवार। जब इस बच्चे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे शादी हो जाएगा, तब कौन सा परिवार कहलाएगा? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं एक संयुक्त परिवार भी, या फिर आपका यहाँ पे एक विस्तृत परिवार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का कौन सा परिवार है, ये आपका ये एकाकी परिवार है। कैसा परिवार बच्चा? एक प्रकार का एकाकी परिवार है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, और 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार के परिवार की रचना करता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब विवाह यानी कि एक बच्चा जो हुआ, उस बच्चे का अगर विवाह हो जाता और एक परिवार का वो रचना करता, तो वो किस प्रकार का परिवार कहलाता, ये यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया। ठीक है, जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, प्रतिसत्तात्मक परिवार, या फिर आपका नौ स्थानीय परिवार। तो इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे वो क्या जाएगा, वो आपका यहाँ पे जाएगा प्रजनन मूलक परिवार। यानी कि वो पति पत्नी के संबंध से एक नया बच्चा पैदा हो गया, तो आपका क्या कहलाएगा, प्रजनन मूलक परिवार यहाँ पे कहलाएगा। नौ स्थानीय परिवार कैसा होता है? जब आप क्या करते हैं, अपना स्थान बदलते हैं। क्या करते हैं? स्थान बदलते हैं, वहां पे आप एक परिवार में शामिल होते हैं किसी, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका स्थानीय परिवार कहलाता है। ठीक है, नौ स्थानीय परिवार कहलाता है। और प्रतिसत्तात्मक परिवार क्या होता है? जिसमें कई पीढ़ियां आपकी चली जा रही हैं, वहां पे लड़के को महत्व भी दिया जाता है। ठीक है, अपने लड़के को महत्व भी दिया जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, प्रतिसत्तात्मक परिवार कहलाता है। ठीक है, चलिए बच्चे आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कौन सा है, ये 9 नंबर का प्रश्न है। और 9 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, उसके बाद में मूल, उसके बाद में वंश, जात, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा संविधान है, ठीक है, या फिर कौन सा ऐसा अनुच्छेद कह सकते हैं है, जिसमें धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो आपका ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? ठीक है, आर्टिकल्स आपके दिए हुए हैं, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, उसके बाद में अनुच्छेद 16 आपका दिया हुआ है, और फिर आपका अनुच्छेद 17 दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका अनुच्छेद 15 जाएगा, जो आपका अनुच्छेद 15 है उसी के अंतर्गत, ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग और साथ में जन्म स्थान के आधार पे उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही जाएगा, सेकंड वाला अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 15। ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी मुख्य सेविका के लिए। ठीक है, सॉरी बच्चे, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है, और 10 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि है निम्नलिखित में से जातवाद का परिणाम है। यानी कि कौन सा जो भी ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा जो आपका परिणाम है ये आपका जातिवाद हो सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा, ठीक है, प्रजातंत्र के लिए खतरा, नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि, या फिर आपका उपयुक्त सही। तो देखिए जातवाद का जो परिणाम हो सकता है आपका क्या सही जाएगा, आपका उपयुक्त सभी। यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा भी हो सकता है, प्रजातंत्र के लिए खतरा भी हो सकता है, नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, यहाँ पे आपका सारे के सारे ऑप्शन सही जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है, और 11 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि लैंगिक असमानता का कारण है। यानी कि जो आपका लैंगिक असमानता यानी कि लड़का लड़की में जो भेदभाव हो रहा है बच्चे, ये जो है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये आपका पूछा गया। ठीक है, लड़की लड़का में जो आपका भेदभाव है ये आपका क्यों हो रहा है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन आपका दिया है प्रतिसत्तात्मक सोच हो सकता है क्या भेदभाव, या फिर आपका उच्च वैधानिक संस्थानों में महिलाओं की कम भागीदारी हो सकता है, या फिर अर्थव्यवस्था में महिला श्रम की कमी में भागीदारी के कारण हो सकता है, लिंग असमानता, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये तीन के तीनों ऑप्शन आपके क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। यानी कि प्रतिसत्तात्मक सोच से लैंगिक असमानताएं हो सकती हैं जिसमें लड़के को महत्व दी जाती है। उसके बाद में उच्च वैधानिक संस्थानों में महिला कोई कम भागीदारी, यानी कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं
जैसे आप कह सकते हैं, चाहे आप किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ले लीजिए, वैज्ञानिक कार्य लीजिए, इसमें जो भी महिलाएं हैं उनकी योगदान में कमी, उनकी योगदान मतलब वो कम नहीं है, लेकिन उनको लिया नहीं जा रहा उस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो सकता है। या फिर आपका जो अर्थव्यवस्था है उसमें महिला श्रम की कम में मतलब कि कम भागीदारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो सही आंसर आपका उपयुक्त सभी जाएगा, ठीक है। लैंगिक असमानता के ये आपके तीनों कारण हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, और 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया। यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा उपाय यहाँ पे नहीं किया गया है। तो 3 उपाय जो होंगे उसके द्वारा यहाँ पे समानता में बढ़ावा के लिए सरकार ने उपाय किया है, और एक यहाँ पे क्या है वो गलत है। यानी कि एक के लिए एक जो ऑप्शन है वो आपकी लैंगिक समानता के लिए उपाय नहीं किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिए हुए महिला के लिए पंचायत आरक्षण, महिला शक्ति, ठीक है। तो पंचायत आरक्षण तो आपका दिया गया है, ठीक है। आपको सभी को पता होगा जब भी आपके गांव के ग्राम प्रधान चुने जाते हैं उसमें आरक्षण भी निकलता है कि इस बार महिला का सीट है, इस बार इनका सीट है, इन बार इनका, ठीक है। महिला शक्ति केंद्र की स्थापना ये भी आपका हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि सही नहीं है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू, तो ये भी है, लेकिन ध्यान रखना जो आपका उच्च न्यायालय में महिला का जो आरक्षण है यही समानता नहीं दिया गया है, तो यही उपाय नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला बच्चे सही जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न आपका इस तरह से था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है। तो जो आपके उच्च न्यायालय हैं उनमें महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है, और 13 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथनिरपेक्ष शब्द का मतलब पथनिरपेक्ष जो शब्द है वो आपका कब जोड़ा गया था। जो आपका भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो बहुत पहले आपकी यहाँ पे आ गई थी, लेकिन उसमें जो आपका पंथ निरपेक्ष वाला शब्द है ये आपका कब जोड़ा गया है। 1950 में, 1952, 1976 या फिर आपका 1978 में। तो यहाँ पे ध्यान रखना इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे वो आपका सी, यानी कि 1976 में आपका पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब? 1976 में आपका पंथ निरपेक्ष शब्द क्या गया है, जोड़ा गया, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द आपका क्या किया गया है, जोड़ा गया है बच्चे, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द आपका जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है, और 14 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान में धर्म को अवैध रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। यानी कि आपके जो धर्म को अवैध रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यह आपका प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ अनुच्छेद 24 दिया है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, और आपका अनुच्छेद नंबर यहाँ पे 27 दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपका अनुच्छेद नंबर बी वाला यानी कि अनुच्छेद नंबर 25 जाएगा। यानी कि आर्टिकल्स आपका जो 25 है इसी में आपके जो भी धर्म को मानने और उनका अंतःकरण करने की जो स्वतंत्रता का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है, और 15 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि धार्मिक कार्य के प्रबंधन, ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी कि कोई भी धर्म हो, ठीक है, चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, इसमें कोई भी आप कार्य स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, इसका उल्लेख आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है। आर्टिकल 20 में दिया है, या फिर आपका आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, या फिर आपका आर्टिकल 26। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 26 यानी कि अनुच्छेद नंबर 26 में आपका ये उल्लेख किया गया है कि किसी भी धर्म के लोग अपनी जो भी कार्य है उनका प्रबंधन अच्छे तरीके से स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है, और 16 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराणों में किया गया या मिलता है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके लिंग पूजा है, ठीक है, जो भी आप शंकर जी का पूजा करते हैं, ठीक है, इन सभी जी का जो पूजा करते हैं, ठीक है, तो इसका जो वर्णन है आपके किस पुराण में किया गया है। विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में, या फिर आपका वामन पुराण में। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका सी यानी कि मत्स्य पुराण में किया गया। यानी कि जो भी आपके लिंग पूजा का स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट वर्णन है वो आपके मत्स्य पुराण में किया गया है, और यही आपका क्या है, सबसे पुराना पुराण भी है। क्या है, पुराना पुराण भी है, यह भी आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है, और 17 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि श्यादवाद का संबंध किस धर्म से है। यानी कि जो आपका श्यादवाद है उसका जो संबंध है आपके किस धर्म से है, यहाँ पे बुद्ध से है, जैन से है, या फिर आपका शैव से है। तो देखिए आपका जो श्यादवाद है बच्चे कौन कौन सा, यहाँ पे श्यादवाद और साथ में आपका अनेकांतवाद। कौन सा बच्चे, अनेकांतवाद, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। श्यादवाद और आपका अनेकांतवाद जो आपका है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। किससे, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। और अगर पूछेगा कि जैन धर्म के जो प्रथम
यहाँ पे इनका जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो प्रथम क्या होता है, जो भी संस्थापक होता है वही प्रथम होता है। तो संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे ऋषभदेव जी। कौन थे यहाँ पे, ऋषभदेव जी थे। ठीक है, कौन से थे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपका ऋषभदेव जी थे। तो ध्यान रखना जो इसके संस्थापक यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव जी हैं। और ऋषभदेव जी प्रथम क्या थे, तीर्थंकर भी थे। क्या थे, प्रथम तीर्थंकर थे, क्योंकि इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, और साथ में क्या देखा जाएगा, इनका जो प्रतीक है वो क्या था, तो प्रतीक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे वृषभ इनका क्या हो जाएगा। ठीक है, वृषभ इनका क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इनका प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, वृषभ ही होगा। ठीक है, हाँ, वृषभ इनका क्या था, प्रतीक था। ठीक है, तो शादवाद और साथ में अनेकांतवाद। ठीक है, ये दोनों जो वाद है आपका जैन धर्म से संबंधित है, और इसके जो संस्थापक हैं ऋषभदेव जी हैं। प्रतीक, ठीक है, इनका जो प्रतीक है आपका वृषभ है, और यही आपके क्या है, प्रथम तीर्थंकर है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है, और 18 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, तो अगर महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह की बात करें, ऑप्शन आपका वृषभ दिया है, सांप है, सिंह है, आपका गरुड़ है। तो देखिए वृषभ आपको पता चल गया होगा ये किसका है, तो आपके ये ऋषभदेव जी का है। किसका, ऋषभदेव जी का है आपका। ठीक है, ऋषभदेव जी का, जो कि आपके जैन धर्म के क्या है, संस्थापक हैं। ठीक है, किसके, जैन धर्म के आपके क्या है, संस्थापक हैं। और जो आपका ये सांप है, ठीक है, सांप को हटाइए, सिंह को देखिए, सिंह किसका है, तो आपके महावीर जी का है। किसका, महावीर स्वामी जी का। ठीक है, महावीर स्वामी जी का है ये आपका। और अगर बात करें कि ये आपके कौन से तीर्थंकर नंबर थे, तो ये आपके 24वें नंबर का। ठीक है, 24वें नंबर के आपके क्या थे, ये आपके तीर्थंकर थे। ठीक है, क्या थे, 24वें नंबर के क्या थे, तीर्थंकर थे। और अगर यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है, और क्या देखा जाएगा, और कुछ नहीं देखा जाएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ के क्या थे, सांप का था। ठीक है, पार्श्वनाथ का। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, पार्श्वनाथ का जो आपका चिन्ह था आपका किसका था। ठीक है, पार्श्वनाथ जी का था आपका सांप, और सिंह किसका हो गया, महावीर स्वामी जी का। ऋषभ जो है आपका किसका हो गया, ऋषभदेव जी का होगा। ठीक है, वृषभ आपका ऋषभदेव जी का होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये जो आपके महावीर स्वामी आपके 24 नंबर के क्या थे, तीर्थंकर थे। और जो आपके यहाँ पे ऋषभदेव जी हैं आपके कौन थे, यही प्रथम संस्थापक हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यही आपके प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का है। 19 नंबर का प्रश्न कुछ इस तरह से है कि अष्टांग मार्ग का, ठीक है, अष्टांग मार्ग का संबंध किस धर्म से है। तो आपको बताना है कि जो आपका अष्टांग मार्ग है उसका जो संबंध है आपके किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, सनातन धर्म से है, जैन धर्म से है, या फिर आपका शैव धर्म से है। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा बच्चे, वो आपका क्या जाएगा, वो आपका बौद्ध धर्म से जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, आपका बौद्ध धर्म से जाएगा। और अगर पूछेगा कि बौद्ध धर्म के और जो संस्थापक हैं वो कौन से हो जाते हैं, तो आपके गौतम बुद्ध हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, गौतम बुद्ध जी हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है, और 20 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था, कुंडनवन, पाटलिपुत्र, वैशाली, या फिर आपका राजगृह। तो जो प्रथम हुआ था, ठीक है, क्या प्रथम, ठीक है, संगति का आयोजन, संगति का आयोजन आपके कहाँ पे हुआ था, ये आपके राजगृह में हुआ था। कहाँ पे बेटा, राजगृह में हुआ था। और अगर बात करें, ठीक है, पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात किया जाए पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र तृतीय, ठीक है, क्या हो जाता है आपका तृतीय वाला। ठीक है, और अगर बात करें कुंडल, ठीक है, कौन सा आपका कुंडलवन, तो कुंडलवन का कहाँ जाएगा भाई, कुंडलवन का आपका जाएगा कौन सा, चतुर्थ, क्या जाएगा आपका चतुर्थ। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, चतुर्थ संगीति, ठीक है, तृतीय संगीति। ठीक है, ध्यान रखना। तो चतुर्थ संगीति आपका कहाँ पे, कुंडलवन, ठीक है, पाटलिपुत्र तृतीय वाला, और आपका जो राजगृह ये आपका प्रथम संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 21 नंबर का है। 21 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है, यानी कि कौन सा भारतीय संविधान का अनुसूची है जिसमें भाषाओं का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अनुसूची नंबर 6 है, अनुसूची नंबर 7 है, अनुसूची नंबर 8, या फिर आपका अनुसूची नंबर 9। तो सभी को पता होगा, यहाँ पे बार बार कहा जाता है 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है, 21 का जो सही जाएगा वो आपका क्या जाएगा, यहाँ पे अनुसूची नंबर 8। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा अनुसूची 8वीं अनुसूची में ये भाषा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक सॉरी बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 22 नंबर का है, और 22 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि संस्कृत को किस वर्ष, ठीक है, संस्कृत जो भाषा है, ठीक है, संस्कृत जो भाषा है इसको किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, यानी कि आपका जो संस्कृत भाषा है इसको किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं 2004 है, 2005, 2006 और 2007 दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, 2005 जाएगा। कौन सा जाएगा, 2005 में ही आपका क्या किया था,
संस्कृत जो आपकी भाषा है इसको क्या किया गया था, इसको दर्जा प्राप्त किया गया था। कौन सा, इसको शास्त्रीय भाषा का यहाँ पे दर्जा प्राप्त हुआ। कौन सा बेटा, शास्त्रीय भाषा का क्या हुआ, दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 23 नंबर का है और 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ठीक है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्न में से कौन सी है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो पहली भाषा है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है या फिर आपका तमिल है। तो जो सही आंसर यहाँ पे जाएगा वो आपका तमिल जाएगा। यानी कि जो पहला सांस्कृतिक भाषा शास्त्रीय भाषा था, ठीक है, जो पहला शास्त्रीय भाषा था वो आपका क्या था, वो आपका था यहाँ पे तमिल। ठीक है, तमिल ये आपका कब किया गया बच्चे, तो इसको अगर बात करें कि कब किया गया था तमिल को, 2004 में। कब, 2004 में। संस्कृत को कब किया गया, संस्कृत को आपका यहाँ पे किया गया था 2005 में। ठीक है, 2005 में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में अगर तेलुगु और कन्नड़ की बात कर लें, ठीक है, किसकी, तेलुगु और कन्नड़ की। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ की बात किया जाए तो कब, 2008 में। ठीक है, 2008 में। और उसके बाद में अगर मलयालम, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, तेलुगु हो गया। मलयालम की बात कर लेते हैं, मलयालम कब आपका क्या गया, 2013 में। ठीक है, तेलुगु आपका कब, 2008 में। ठीक है, संस्कृत आपको पता चल गया होगा 2005 में। ठीक है, उड़िया, उड़िया कब किया गया, तो उड़िया आपका 2014 में। ठीक है, 2014 में किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे नोट करके रख सकते हो और इस वाली बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 24 नंबर का है और 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। यानी कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा आपके कौन सी हो सकती है, संस्कृत है, तेलुगु है, तमिल, हिंदी। देखिए सबसे जो प्राचीन भाषा है आपकी कौन सी हो सकती है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत क्या है आपकी सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है। और ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं, भाषा की जननी भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, भाषा की जननी। ठीक है, भाषा की जननी किसको कहते हैं, तो भाषा की जननी आपकी क्या हो जाती है, संस्कृत जी हो जाती है। ठीक है, संस्कृत भाषा, भाषा की जननी आपकी क्या हो जाती है, संस्कृत हो जाती है। और संस्कृत क्या है, सबसे प्राचीनतम भाषा भी है। ठीक है, क्या है, प्राचीनतम भाषा भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। तो टोटल हम लोग कितने प्रश्न किए, 24 नंबर के प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया और जिसमें आपके ज्यादातर प्रश्न आपके भाषा से भी था और आपका धर्म से भी था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रकार से प्रश्न आपके मिले हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसके को एक बार शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में और साथ साथ में आप इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप बूस्टर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 63 077 81 2 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे 49 रुपये का बैच है, 3 मंथ का मौका मिलेगा रहने का। 3 मंथ कम नहीं होते, इसमें आपका एग्जाम हो जाएगा, PDF आपको मिल ही जाएगा। 2 आपको क्या मिलेंगे बच्चे, यहाँ पे क्विज मिलेंगे। उसके बाद में आपको ई बुक मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अब इसमें और क्या लोगे भाई, 49 रुपये में आपको और क्या लेना है बताइए, बहुत कुछ मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए, लिंक यहाँ से ले सकते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है। और कोई इशू भी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक आप यहाँ पे मैसेज भी कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।